Hello students, today we will discuss the chapter Society Law and Ethics. What is ethical issues? Ethical issues क्या है? Means to acquire knowledge, information that means to acquire knowledge. Acquire knowledge ये क्या है? आपके पास information है, information आपके इंटरनेट पे है, उसके लिए कुछ आपके ethical issues हैं, जैसे कि आपका intellectual property, digital property, plagiarism, थर्ड है आपका डिजिटल प्रॉपर्टी राइट, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से आप क्या समझते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से पहले आपको ये पता होना चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द क्रिएशन ऑफ अ माइंड, क्रिएशन ऑफ माइंड, क्रिएशन ऑफ माइंड और व्यूज ऑफ अ पर्सन, क्रिटिकल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसने जिसको डेवलप किया है वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्रिएशन ऑफ माइंड और व्यूज ऑफ ए पर्सन को ही हम क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो राइट है जिससे जो ओनर ऑफ द इंफॉर्मेशन, ओनर ऑफ द इंफॉर्मेशन ये डिसाइड कर सकता है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अगर वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहता है तो कितनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, हाउ मच इंफॉर्मेशन यू वांट टू एक्सचेंज और इन फ्री ऑफ कॉस्ट और व्हाट प्राइस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डिटरमाइन व्हाट इंफॉर्मेशन टू बी चेंज एक्सचेंज और इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट और इट टेक सम मनी। इसका मतलब ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्रिएट किया उस पर्सन को अधिकार है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी के साथ शेयर करना चाहता है या नहीं चाहता, या शेयर करना चाहता है तो उसकी क्या लिमिटेशन है, वो पैसे में शेयर करना चाहता है या नहीं करना चाहता, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया। जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया या आपने एक घर का डिजाइन बनाया, आपकी मर्जी है कि आप उस डिजाइन को किसी के साथ शेयर करें या ना करें, क्योंकि और करें तो किस एक्सटेंट तक करें, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपकी है। इसे बोलते हैं हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। उसके बाद है हमारा प्लेजरिज्म। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमारा होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्सन्स अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, नए आइडियाज मिले, नए व्यूज मिले, जब भी तो मिलेंगे जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट का होगा हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास प्लेजरिज्म। व्हाट इज प्लेजरिज्म? Plagiarism is the stealing of someone intellectual work, stealing of someone intellectual work is known as plagiarism. Stealing of someone intellectual work is known as plagiarism. आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अगर किसी ने चुरा लिया तो उसे हम क्या करते हैं? बोलते हैं प्लेजरिज्म। यानी कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसका कोड फॉर एग्जांपल किसी ने चुरा लिया तो उसे हम
डिजिटल प्रॉपर्टी, थ्रेट टू डिजिटल प्रॉपर्टी, सबसे पहला थ्रेट है पेनिट्रेशन टूल। पेनिट्रेशन टूल में क्या है, कुछ आपके पास कीजन लाइक कुछ पेनिट्रेशन टूल है जिससे आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी भी वन कैन क्रैक द डिजिटल प्रॉपर्टी using penetration tool like keygen। इनसे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, पेनिट्रेशन टूल है जिससे आपकी प्रॉपर्टी को कोई पेनिट्रेट कर सकता है। Plagiarizing your codes, plagiarizing the source code। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर में आपकी क्या होती है, कोडिंग होती है जैसे आप प्रोग्रामिंग में करते हैं। तो अगर आपका कोड किसी ने चुरा लिया, उस मतलब प्लेजराइज का मतलब क्या है, स्टील कर लिया, और वो कहता है कि ये कोड मैंने बनाया है, तो वो आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी क्या हो गई, स्टीलिंग हो गई। तो इस तरीके से आपके सोर्स कोड को कोई चुरा सकता है। दीज आर द थ्रेट्स टू डिजिटल प्रॉपर्टी, पेनिट्रेशन टूल एंड प्लेजराइजिंग द सोर्स कोड। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, how to protect the digital property right protection, digital property right protection। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन क्या है, डिजिटल प्रॉपर्टी को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हाउ कैन वी सेव आवर डिजिटल प्रॉपर्टी। हमने जो हमारा इंटेलेक्चुअल काम किया, उसके बाद हमने उसको ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डाल दिया, उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि हमारे उसके डिजिटल प्रॉपर्टी को कोई चुरा ना पाए, उसका कोई मिसयूज ना कर पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है उसका, एंटी टेम्पर सॉल्यूशन। आपको एंटी टेम्पर सॉल्यूशन यूज करना चाहिए। We should use the anti temper solution। दूसरा है आपका लीगल क्लास, दूसरे है आपका लीगल क्लास। लीगल क्लास का मतलब है आपकी लास्ट में जो भी आपने सॉफ्टवेयर किया उसमें टर्म एंड कंडीशन है, उसमें आपने लिखना चाहिए कि ये जो सोर्स कोड है ये मेरे द्वारा बनाया गया है, प्लीज इसको कोई प्लेजराइज ना करें। इस तरीके से हमें एक लीगल क्लास ऐड करनी चाहिए। थर्ड है हमारा लिमिट द शेयरिंग ऑफ सोर्स कोड, लिमिट द शेयरिंग ऑफ सोर्स कोड। फॉर एग्जांपल, 4 मेंबर्स ने मिलके एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, फॉर एग्जांपल 4 मेंबर ने मिलके एक सॉफ्टवेयर कोड डेवलप किया, तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हमारे टीम मेंबर के अलावा किसी को हम अपना सोर्स कोड नहीं दें, क्योंकि दूसरा पर्सन उसे प्लेजराइज कर सकता है, उसको चुरा सकता है। तो इस तरीके से हम अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंटी टेम्पर सॉल्यूशन यूज करके, लीगल क्लास यूज करके, और लिमिट द शेयरिंग ऑफ सोर्स कोड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Now we will discuss the open source philosophy and software licenses। अब हम ओपन सोर्स फिलोसफी के बारे में डिस्कस करेंगे। We will discuss open source philosophy। हमारे पास अलग-अलग तरीके के सॉफ्टवेयर है, हम कहते हैं ये वाला सॉफ्टवेयर फ्री है, इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, इसमें हम चेंज कर सकते हैं, इसके तो वर्जन भी फ्री
वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम क्या करती है? डेवलप द वेब स्टैंडर्ड। वेब स्टैंडर्ड को डेवलप करने के लिए डेवलप द वेब स्टैंडर्ड्स। वेब स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम डेवलप द वेब स्टैंडर्ड्स। वेब स्टैंडर्ड्स को हम डेवलप करने के लिए क्या यूज करते हैं? W3C। W3C के बाद है आपकी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। जैसे नाम से ही पता लग रहा है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी का मतलब है मौलिकाना अधिकार। मालिकाना अधिकार, मालिकाना अधिकार का मतलब है जिस पर्सन ने ये सॉफ्टवेयर बनाया उसको ये अथॉरिटी है कि वो अपने सॉफ्टवेयर को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है या नहीं चाहता। अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहता है या कुछ उसके लिए पैसे लेना चाहता है, या उसके में अगर या तो इसमें मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होते हैं। अगर मॉडिफिकेशन अलाउ होते हैं तो स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में दे रिक्वायर स्पेशल परमिशन फॉर मॉडिफिकेशन। आइदर मॉडिफिकेशन आर फोरबिडन, आइदर मॉडिफिकेशन आर फोरबिडन और रिक्वायर स्पेशल परमिशन, और रिक्वायर स्पेशल परमिशन उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, यानी कि इन पे मालिकाना अधिकार होता है। उसके बाद आपका आता है शेयरवेयर। शेयरवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, आपने 1 मंथ ट्रायल पीरियड के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आफ्टर 1 मंथ क्या है कि वो कहते हैं अगर अभी भी आपको सॉफ्टवेयर यूज करना है तो आपको एक लाइसेंस फी जमा करवानी पड़ेगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? शेयरवेयर। तो इनिशियली दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, they are free of cost, but after a certain time, if you want to use them, you should a license fee should be paid। तो उसे हम क्या बोलते हैं? शेयरवेयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इनिशियली तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं कुछ सॉफ्टवेयर, लेकिन अगर आप कुछ टाइम पीरियड के बाद आप इनको रेगुलर यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक लाइसेंस फी देनी पड़ेगी, उन्हें हम बोलते हैं शेयरवेयर। शेयरवेयर के बाद क्या है आपका? कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर। कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें क्या होते हैं, इनके जो डेरिवेटिव वर्जन है कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर के, जो क्या होते हैं डेरिवेटिव वर्जन है उनके मोर और लेस जो सेम टर्म एंड कंडीशन है, यानी कि जो नए वर्जन आएंगे सॉफ्टवेयर के उनके भी पहले वाली मोर और लेस सेम कंडीशन है, तो उसे हम बोलते हैं कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम क्या करती है? वेब स्टैंडर्ड डेवलप करती है। उसके बाद प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या थे? ये मालिकाना अधिकार होता है, इसमें या तो हमारे पास आइदर मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होते, आइदर मॉडिफिकेशन आर फोरबिडन और रिक्वायर स्पेशल परमिशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। उसके बाद है शेयरवेयर। शेयरवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो इनिशियली तो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इफ यू वांट टू यूज देम देन ए लाइसेंस फी शुड बी पेड। तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो हम उसे क्या बोलते हैं? शेयरवेयर। उसके बाद कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर। उसके बाद कुछ हम लाइसेंस डिस्कस करेंगे। लाइसेंस अभी हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की फिलॉसफी डिस्कस की थी, अलग अलग सॉफ्टवेयर की। नाउ वी विल डिस्कस द लाइसेंस ऑफ ए सॉफ्टवेयर। पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लाइसेंस होते हैं, तो उन लाइसेंस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जीएनयू जर्नल पब्लिक लाइसेंस। जीएनयू जर्नल
लाइसेंस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए, जो हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पढ़े थे उनके लिए जो लाइसेंस डेवलप होते हैं उसे क्या बोलते हैं? जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस। जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस के बाद आता है हमारा जीएनयू लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस। जीएनयू लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस। जीएनयू लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस के लिए क्या होता है? एलजीपीएल। एलजीपीएल जो लाइसेंस है वो हमारा होता है फ्री और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के लिए। फ्री एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के लिए, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के लिए जो हमारा लाइसेंस होता है उसे हम बोलते हैं जीएनयू लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के लिए जो लाइसेंस होता है उसे बोलते हैं जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस। और फ्री एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के लिए जो लाइसेंस होता है उसे हम बोलते हैं जीएनयू लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस। उसके बाद आते हैं हमारे बीएसडी लाइसेंस। बीएसडी लाइसेंस, आर यू नो अबाउट बीएसडी लाइसेंस? बीएसडी लाइसेंस कौन से होते हैं? ए फैमिली ऑफ परमिसिव फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस। परमिसिव फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस। आपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, फ्री और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, लेकिन परमिसिव फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस हमें परमिसिव फ्री सॉफ्टवेयर अभी तक हमें कहीं नहीं मिला। परमिसिव फ्री सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? जिनमें जो इसके फ्यूचर वर्जन के लिए गारंटी नहीं देते कि वो फ्यूचर वर्जन भी फ्री होंगे। जैसे एक सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि उसका न्यू वर्जन जो मार्केट में आएगा वो भी फ्री होगा। न्यू वर्जन की फ्री होने की गारंटी नहीं देता, उसे हम बोलते हैं बीएसडी लाइसेंस। सिर्फ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की गारंटी देता है कि इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके वर्जन की, न्यूअर वर्जन की गारंटी नहीं देता कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसे हम बोलते हैं बीएसडी लाइसेंस। बीएसडी लाइसेंस के बाद आते हैं एमआईटी लाइसेंस। एमआईटी लाइसेंस भी हमारे किसके लिए होते हैं? ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए। एमआईटी लाइसेंस भी किसके लिए होते हैं? ऑल पॉपुलर ओपन सोर्स लाइसेंस के लिए होते हैं। ये भी हमारे किसके लिए होते हैं? ओपन सोर्स लाइसेंस। बीएसडी लाइसेंस के बाद है हमारा एमआईटी लाइसेंस। उसके बाद है अपाचे लाइसेंस। अपाचे लाइसेंस होता है हमारा कॉपीराइट एंड पैटेंट्स के लिए। अपाचे होता है हमारा कॉपीराइट के लिए। अपाचे लाइसेंस होता है हमारा कॉपीराइट के लिए। उसके बाद है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ये हमारे कुछ लाइसेंस थे, जैसे जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस, ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। जीएनयू लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस, ये फ्री और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस होता है। उसके बाद बीएसडी लाइसेंस, ये परमिसिव फ्री सॉफ्टवेयर। परमिसिव फ्री सॉफ्टवेयर में हमारा क्या होता है कि जो इसके न्यूअर वर्जन है वो हमारे जरूरी नहीं है कि क्या हो, फ्री हो, इस बात की गारंटी नहीं देता, उसे क्या बोलते हैं? परमिसिव फ्री सॉफ्टवेयर। एमआईटी लाइसेंस भी हमारा ओपन सोर्स के लिए होता है और अपाचे लाइसेंस हमारा होता है कॉपीराइट के लिए। उसके बाद है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर वर्सेस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर और फ्री प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। PROP प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। पब्लिक
कंप्लीट हो गया पेनिट्रेशन टूल और हमारे ओपन सोर्स फिलोसफी एंड लाइसेंसेस। If any student have any query, you can ask. Now we will discuss the new topic as privacy. We will discuss the new topic as privacy. What is privacy? First of all, you should know what is privacy. Protection of personal information. Protection of personal information को ही हम क्या बोलेंगे? Protection of personal information is the privacy. Protection of personal information is the privacy. How to safeguard user privacy? Privacy. सबसे पहले जब भी आप जैसे कुछ सेल करते हैं, परचेज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आपको उसके बारे में टर्म और कंडीशन का पता होना चाहिए। एक होता है कंज्यूमर कंसेंट, एक क्या होता है कंज्यूमर कंसेंट। You should know the all term and condition of a merchant. आपको सारी की सारी टर्म और कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो बेटा ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर, घर का एड्रेस, क्रेडिट कार्ड नंबर, इस तरीके की इंफॉर्मेशन तो देनी ही पड़ेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर टास्क के लिए आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन तो देनी ही पड़ेगी, उसको देने के लिए कोई हेजिटेशन ना करें। उसके बाद है हाउ टू सेफगार्ड यूजर प्राइवेसी। यूजर प्राइवेसी को कैसे सेफगार्ड किया जा सकता है? हाउ टू सेफगार्ड यूजर प्राइवेसी। कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं यूजर प्राइवेसी को? मर्चेंट और सेलर को हाउ द यूजर डाटा विल बी यूज्ड। मर्चेंट और सेलर को क्लियरली ये बताना चाहिए हाउ द यूजर डाटा विल बी यूज्ड। यूजर डाटा को विल यूज, दैट यूजर डाटा कैसे यूज होगा उसको मर्चेंट और सेलर को ये बताना चाहिए, उसको टर्म एंड कंडीशंस बतानी चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम हमारी प्राइवेसी को सेफगार्ड कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा ऑनलाइन फ्रॉड। हम सब बहुत सुनते हैं फ्रॉड के, जैसे किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, वो क्या है? एक फ्रॉड
यूज सेफ साइट। सेफ साइट का मतलब है हाउ टू इंश्योर सेफ साइट। हम कैसे इंश्योर करें कि हमारी जो वेबसाइट है वो सिक्योर है। सेफ साइट को सिक्योर करने के लिए हमारे पास एक तो क्या होना चाहिए कि हमारी वेबसाइट है उसमें HTTPS होना चाहिए। दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, पैडलॉक शाइन must start with HTTPS, must start with HTTPS। अगर आपकी वेबसाइट HTTPS से हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर से स्टार्ट हो रही है और उसमें एक पैडलॉक का साइन है, इट मींस योर साइट इज सिक्योर। उसके बाद है आपका साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या है? एनी क्राइम दैट इज any crime that is done using internet is known as cyber crime। अगर कोई भी क्राइम होता है और उस क्राइम में अगर आपकी इंटरनेट यूज हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, साइबर क्राइम। उसे हम क्या कहेंगे, सब कॉमन साइबर क्राइम है, सब कॉमन साइबर क्राइम है, जैसे कि कॉमन साइबर क्राइम है जैसे कि आपकी इंफॉर्मेशन थेफ्ट, स्कैम, इलीगल डाउनलोडिंग, इंफॉर्मेशन थेफ्ट, इलीगल डाउनलोडिंग,
आपके क्रिमिनल ऑफेंस को क्या करे, जो क्रिमिनल ऑफेंस को क्या कुछ पुनिशमेंट दे, उसे हम क्या बोलेंगे, साइबर लॉ, उसे हम कहेंगे साइबर लॉ। उसके बाद है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जेंडर इश्यूज व्हाइल टीचिंग कंप्यूटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेंडर इशू व्हाइल टीचिंग कंप्यूटर। जेंडर इशू है हमारे कुछ व्हाइल टीचिंग कंप्यूटर। जेंडर का मतलब, इश्यूज का मतलब है कि हमारे इंडिया में बॉयज को कंप्यूटर साइंस ज्यादा लेते हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स। इसके लिए कुछ इश्यूज हैं। एक तो मॉरल सपोर्ट, एक कहावत है, कहा जाता है कि लड़कियों को, गर्ल्स को एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है तो वो ज्यादा आईटी सेक्टर में काम नहीं कर सकती, जिससे हम क्या होते हैं, मॉरल सपोर्ट, जिससे हमारे क्या होते हैं, गर्ल्स कंप्यूटर साइंस लेने के लिए एनकरेज कर दी जाती है कि उनको फैमिली को भी संभालना है, वो ज्यादा टाइम कंप्यूटर को नहीं दे पाएंगी, वो आईटी सेक्टर में नहीं जा सकती। दूसरा है हमारा इंटरेस्ट, जो हमारे इंटरनेट वगैरह पे या जो गेम्स वगैरह हैं उन पे बॉयज ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, ये भी हमारा क्या है, जेंडर इशू है। तीसरा है हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद है लैक ऑफ मोटिवेशन। वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस आपका क्या है, इससे हम क्या होती है, गर्ल्स डीमोटिवेट हो जाती हैं। गर्ल्स आर डीमोटिवेटेड, डीमोटिवेटेड हो जाती हैं कि उनको एजुकेशन के साथ साथ बाद में बड़े होके वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है उनको घर भी संभालना है। वर्क लाइफ बैलेंस के बाद है आपका लैक ऑफ रोल मॉडल। लैक ऑफ रोल मॉडल, जो हमारी इंडिया में लैक ऑफ रोल मॉडल क्या है, सिनेमा वगैरह या जो आईटी सेक्टर में लड़कियां बहुत कम हैं एज कंपेयर टू बॉयज, तो ये हमारा क्या है, लैक ऑफ रोल मॉडल। ये कुछ इश्यूज हैं जिनकी वजह से इंडिया में जो गर्ल्स हैं वो बॉयज की बजाय कम पार्टिसिपेट करती हैं। उसके बाद है अगला टॉपिक